राजन और उसके घर वाले परेशान होकर वैशाली को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वैशाली उनको कहीं नहीं मिलती। राजन की माँ राजन से बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक ही नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। माँ, ये वक्त है इन सब बातों का। तो अब करे क्या, तू ही बता। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वैशाली की बदनामी हो। ठीक है, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। राजन और उसके घर वाले फिर से वैशाली को तलाशने में लग जाते हैं और जगह जगह तलाश करते हैं। राजन वैशाली को ढूंढते ढूंढते अपने बीते कल को याद करने लगता है। वैशाली और राजन दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वैशाली को कुरकुरे खाना बहुत ज्यादा पसंद था। कह सकते हैं कि वो कुरकुरे की दीवानी थी। राजन उसके लिए रोज रोज कुरकुरे लेकर आया करता। एक दिन गलती से राजन उसके लिए कुरकुरे लाना भूल गया, तो वैशाली राजन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे गुस्सा देखकर राजन उसे माफी मांगने लगता है। सुनो, आज एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे। कैसी गलती? आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरे लाना भूल गया। माफ कर दो मुझे। पता है मैं लेट हो गया था बहुत ज्यादा, तो जल्दबाजी में ला नहीं पाया। नहीं, मुझे नहीं सुनना। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अब प्लीज ना यार, मैं अभी जाके कैंटीन से लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। अब राजन कॉलेज की कैंटीन से कुरकुरे लेने चला जाता है, लेकिन कैंटीन में जाकर उसे पता चलता है कि उसी दिन कुरकुरे खत्म हो गए और कुरकुरे कैंटीन में आने में 2 दिन लगेंगे। ये बात जानकर राजन बहुत टेंशन में आ जाता है और खुद से बोलता है, यार इन कुरकुरों को भी आज ही खत्म होना था क्या? अगर कुरकुरे लाके नहीं दिए वैशाली को, वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। राजन अपने आप को बचाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वैशाली उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, मेरे कुरकुरे कहाँ हैं? वो क्या बताऊं तुमको मैं? जो सच है वो बताओ। देखो, तुम गुस्सा मत करना, लेकिन कुरकुरे खत्म हो गए कैंटीन में और अगली सप्लाई आने में 2 दिन लग जाएंगे। वैशाली राजन की बात को सुनकर बिना कुछ कहे मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। राजन भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने जाने लगता है। वो अपनी क्लास में आ जाते हैं। तभी राजन वैशाली से बोलता है, क्या हुआ? तुम ऐसे बिना कुछ कहे यहाँ क्यों आ गई? मुझे कुछ नहीं कहना, तुम जाओ। जाओ मतलब? देखो, मुझे पढ़ाई करने दो, मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। ठीक है। ऐसा कहकर राजन वैशाली के पास से चला जाता है और कोने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उनके पास प्रोफेसर आ जाते हैं और उनके प्रोफेसर अपनी क्लास खत्म करके उन सब से एक इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करते हैं और सबको पूछते हैं, लिसन एवरीबॉडी, आप लोगों में से कितने लोगों ने कुरकुरे खाया है? वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट एक साथ जवाब देते हुए बोलते हैं, हमने खाया है। सब स्टूडेंट की बात सुनकर प्रोफेसर उनको बताते हैं, लगता है आप सभी को कुरकुरे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। पर एक स्टडी के दौरान ये बताया गया है कि कुरकुरे जिन चीजों से बनाया जाता है उनकी खेती अब हमारे देशों में कम हो गई है। इसकी वजह से अब कुरकुरे का उत्पादन काफी कम हो जाएगा और हो सकता है कि बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। प्रोफेसर की बात को सुनकर सभी स्टूडेंट्स को झटका लगता है, लेकिन वैशाली तो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि कुरकुरे उसे बहुत पसंद थे और वो खड़ी होकर अपने प्रोफेसर के पास चली जाती है और उनसे बोलती है, नहीं सर, आप जो कह रहे हैं ना, ये कभी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, स्टडी कह रही है। आपकी स्टडी की तो ऐसी की तैसी मेरे कुरकुरे को बंद करेगी। ये आप क्या कह रही हैं? और ये कौन सा तरीका है अपने प्रोफेसर से इस तरह से बात करने का? हालात को ऐसे बिगड़ते देखकर राजन वैशाली को चुप करवाने उसके पास आ जाता है और उसे चुप करवाने के बाद उसके बिहाफ पर प्रोफेसर से बोलता है, सर, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है और इसको कुरकुरे खाने का बहुत ही शौक है और आज इसे मिला नहीं, और जैसे आपने कुरकुरे का नाम लिया ये थोड़ी सी इरिटेट हो गई, बस और कुछ नहीं। अभी तो मैं छोड़ देता हूँ, पर आगे से ध्यान रखना। जी सर, आगे से ध्यान रखेगी। प्रोफेसर अब क्लास से बाहर चला जाता है। फिर राजन वैशाली को क्लास के बाहर ले जाता है और उससे पूछता है, यार ये तुम क्या कर रही थी? सर से पंगे क्यों ले रही थी तुम? तुमने सुना नहीं वो क्या बोल रहे थे मेरे कुरकुरे को लेकर? तो उन्होंने गलत तो कुछ भी नहीं कहा था ना, और ये बात तो मुझे आज ही पता चली कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। राजन और प्रोफेसर की बातें सुनकर वैशाली ज्यादा परेशान हो जाती है और ज्यादा सोचने के कारण वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। राजन उसे जल्दी से मेडिकल रूम में लेकर जाता है, जहां मौजूद डॉक्टर राजन से पूछती है, क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर, अभी कुछ समय पहले तो ठीक थी। चलिए कोई बात नहीं,
मैं इन्हें देखती हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। थोड़ी देर तक वैशाली डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहती है। राजन को अब वैशाली को इस हाल में देखकर काफी चिंता हो रही थी और वो खुद से बोलता है, हे राम जी, ठीक कर दो उसे, कोई ज्यादा सीरियस बात ना हो। मुझे लगता है उसके ऊपर सर की बातों का गहरा असर हुआ है, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। और थोड़ी बहुत गलती तो मेरी भी थी ना। एक काम करता हूँ, जाके मैं कुरकुरे लेकर आता हूँ, तब तक वो होश में आ जाएगी और जब देखेगी तो खुश हो जाएगी। राजन कॉलेज से बाहर वैशाली के लिए कुरकुरे लेने चला जाता है। उसके जाते ही वैशाली को भी होश आने लगता है और वो डॉक्टर से बोलती है, मैम वो कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आए थे? वो तो आपको मेरे पास एडमिट करके यहाँ से चले गए। ओके मैम, क्या मैं जा सकती हूँ? जी, अब आप जा सकती हैं और मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, उन्हें टाइम पर लेते रहना। वैशाली मेडिकल रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आकर राजन को ढूंढने लगती है। वो उसको क्लासरूम में, कैंटीन में, पार्क में भी देखती है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। वैशाली फिर से परेशान होने लगती है। राज, तुम कहाँ चले गए? से इतना नाराज हो गई कि मेरा इंतजार करना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। वैशाली पार्क में बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राजन कॉलेज वापस आ जाता है और सीधा मेडिकल रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सामने से डॉक्टर आ रही होती है। राजन उनके पास चला जाता है और उनसे पूछता है, डॉक्टर, आप यहाँ पर हो तो वैशाली के पास कौन है? वैशाली तो चली गई, उसे होश आ गया था और वो पहले से भी काफी बेहतर लग रही थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। आपको पता है क्या वो कहाँ गई है? सॉरी, पर मुझे नहीं पता। अच्छा, वो कुछ पूछ रही थी क्या आपसे, मतलब मेरे बारे में? हाँ, पूछ तो रही थी, पर तुम यहाँ पर थे नहीं तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम यहाँ से जा चुके हो। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। अब राजन वैशाली को पूरे कॉलेज में ढूंढता है, पर वैशाली उसे कहीं नजर नहीं आती। आखिर में वो उसे पार्क में बैठी हुई नजर आती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। वैसे ये बताओ, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तुमसे मतलब? मुझसे नहीं तो किससे मतलब होगा? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना जब मैं बेहोश थी, फिर अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। राजन वैशाली के कहने पर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उसे कुरकुरे का पैकेट देकर चला जाता है। कुरकुरे को देखकर वैशाली बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से राजन को पीछे से जाकर हक कर लेती है और उससे बोलती है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए कुरकुरे लेकर आओगी। मैं बस इसलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। अगर चला भी गया था तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ? जितना प्यार मैं इन कुरकुरों से करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा तुमसे भी करती हूँ, पागल कहीं के। और वैसे भी मैं इतनी कुरकुरी इनकी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुई हूँ। अच्छा जी। वैशाली को ढूंढते ढूंढते काफी रात बीत गई थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। तो अब राजन भी पुलिस के पास जाने के बारे में सोचने लगता है कि तभी सामने से एक लड़की शादी के जोड़े में भागती हुई उसी के पास आ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि वैशाली ही थी। वो राजन के पास आकर उससे कहती है, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, यहाँ से एक कुरकुरे की गाड़ी जा रही थी और तुम्हें तो पता है कि मुझे कुरकुरे कितने ज्यादा पसंद है, तो बस मैं उसके पीछे दौड़ गई और भागते भागते मैं शहर के बाहर चली गई, इसलिए लेट हो गया। सॉरी ना, तुम मुझसे नाराज तो मत होना। बिल्कुल भी नहीं। चलो अब शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो जल्दी से, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। वैशाली भी बहुत खुश होती है, खासकर इस बात को लेकर कि उसे राजन जैसा हमसफर मिला जो इतना केयरिंग और सपोर्टिंग है। वो उसके साथ बहुत खुशी के साथ प्यार से रहती है। अंजलि एक गांव की रहने वाली साधारण लड़की थी, जिसकी शादी शहर में रहने वाले रजत से हुई थी। रजत एक पढ़ा लिखा और शहर का अमीर लड़का था। दोनों की शादी को अब 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अंजलि की अभी तक पहली रसोई की रस्म नहीं हुई थी। तभी एक रोज उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इतने दिन हो गए तेरी शादी को और अभी तक ससुराल में तेरी पहली रसोई नहीं हुई। मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही ये रस्म पूरी कर लेते हैं। जैसा आप कहें माँ जी, बोलिए क्या बनाना है खाने में? जो तुम्हें ठीक लगे वो बना लो, और थोड़ी सी खीर, पूड़ी, हलवा, छोले की सब्जी, अगर मन करे तो बना लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा है मैं वही सब बना कर लाती हूँ। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और फिर वो सभी के लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद उसकी सास फिर से रसोई में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, खाना बन गया है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ माँ जी, बस बन ही गया है, आप चलिए मैं परोसती हूँ सबके लिए। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ बाहर, तू खाना ले आ।
इतना कहकर मीनू वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर अंजलि खाना परोसने के लिए बर्तन देखती है। तभी उसकी नजर एक ड्रॉर पर जाती है, जिसे वो खोलती है तो उसमें पीतल के काफी सारे बर्तन रखे थे, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, इतने सारे पीतल के बर्तन, पर ये सब यहाँ क्यों रखे हुए हैं? इन्हें तो बाहर होना चाहिए ना। लगता है काफी सालों से इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इतना कहकर अंजलि उन सभी बर्तनों को बाहर निकाल लेती है और उन्हीं में सभी के लिए खाना परोस कर ले जाती है। ये देखकर मीनू अंजलि से कहती है, अरे बहू ये क्या है, तुझे ये पीतल के बर्तन कहाँ से मिल गए? वो माँ जी ये ना किचन में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन बर्तनों का इस्तेमाल कर खाना इन्हीं में परोस दूं। लेकिन बहू, हम इन बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं। ये बहुत पुराने बर्तन हैं। आजकल कोई इनका इस्तेमाल नहीं करता। ये सब बस दिखावे के लिए रह गए हैं। लेकिन माँ जी, हमारे गांव में तो सब इन्हीं पीतल के बर्तनों में खाते हैं, क्योंकि पीतल के बर्तन में खाना खाने से बहुत फायदा होता है शरीर को। इसलिए मैंने सोचा कि सभी को आज पीतल के बर्तन में ही खाना खाना चाहिए। अरे हम सब इसमें खाना नहीं खाते हैं, हमें आदत नहीं है। ठीक है माँ जी, कम से कम आज तो खा लीजिए, कल से मत खाना आप पीतल के बर्तनों में खाना। तू इतनी जिद करती है तो ठीक है, खा लेती हूँ, लेकिन आगे से याद रखना। ठीक है माँ जी, याद रखूंगी, पर पहले आप ये खाना चखकर तो बताइए कि कैसा बना है। अंजलि की बात सुनकर मीनू खाना खाती है और अंजलि से कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, मजा ही आ गया ऐसा खाना खाकर। ये स्वाद तो बस गांव के खाने में ही आता है, शहर के खाने में कहाँ ये बात। सही कहा माँ जी आपने, गांव के खाने की तो बात ही अलग होती है। इतना कहकर दोनों खाना खाते हैं। अगली सुबह घर पर पड़ोस की जानकी आती है, जो मीनू से कहती है, मीनू बहन, और बताओ कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? बहू के घर में आ जाने के बाद तब तो आराम की जिंदगी बिता रही होगी ना तुम? हाँ जानकी बहन, सही कहा तुमने। बहू तो मेरी बहुत समझदार है। आते ही पूरा घर संभाल लिया उसने, किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मीनू बहन। और बताओ बहन, कैसा चल रहा है? घर परिवार सब ठीक है ना घर में? हाँ मीनू बहन, सब ठीक है हमारे घर में। अरे जरा अपनी बहू से तो मिलवा दो। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ, जरा रुकिए। अंजलि, ओ अंजलि, बहू यहाँ आना। मीनू की बात सुनकर अंजलि भागकर आती है और जानकी को देखकर कहती है, नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बहू, नमस्ते। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अरे मीनू बहन, तुम तो बिल्कुल सोने जैसी लाई हो बहू ढूंढकर। नए नक्श में भी इतनी सुंदर है और तो और संस्कारी भी तो लग रही है। बहू जरा एक गिलास पानी मिलेगा, बड़ी प्यास लग रही है। हाँ हाँ लाती हूँ आंटी जी, बस 1 मिनट। अंजलि किचन में जाकर जानकी के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है, वो भी पीतल के गिलास में। और ये देखकर मीनू कहती है, अरे बहू ये क्या, तू जानकी के लिए पीतल के गिलास में पानी ले आई है? अरे मीनू बहन, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है कि पीतल के बर्तनों में खाना खाने या पानी पीने से काफी सारी बीमारियां दूर होती है। इसलिए बहू मेरे लिए भी पीतल के गिलास में पानी लाई होगी। क्यों बहू, है ना? आंटी जी, मैं तो सभी को कहती हूँ कि पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें, पर यहाँ किसी को आदत ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे इन्हें भी आदत ही हो जाएगी। चलो मीनू बहन, अब मैं चलती हूँ, घर के लिए भी बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ आए हुए। ठीक है बहन, ध्यान रखना अपना। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। अब हर दिन अंजलि पीतल के बर्तनों में खाना खाया करती और बाकी सभी स्टील के बर्तनों में। एक दिन कुछ पीतल के बर्तन पुराने होने की वजह से खराब हो जाते हैं और अंजलि अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो कुछ पीतल के बर्तन ना खराब हो गए हैं, तो क्या आप मुझे बाजार से कुछ बर्तन दिला देंगी? अरे बहू, तुझे भी पता नहीं क्या शौक है पीतल के बर्तन में खाने का। चल ठीक है, दिला लाती हूँ। अब दोनों सास बहू बाजार पीतल के बर्तन लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों जब पीतल के बर्तनों का रेट पूछते हैं तो दाम सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, इतने महंगे ये पीतल के बर्तन हैं या सोने के? दाम तो देखो कितना ज्यादा बता रहे हैं। ये पीतल के बर्तन किसी काम के नहीं हैं, फिर भी देखो कितने महंगे हैं ये। माँ जी, ऐसा नहीं है, ये बर्तन बहुत काम के होते हैं। आपने कभी इनके बारे में अच्छे से नहीं जाना ना, इसलिए। अरे बहू, मुझे जानना भी नहीं है इनके बारे में, अब जल्दी से ले ले। इतना कहकर अंजलि बर्तन लेती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं।
कुछ दिनों बाद अंजलि के पति का बॉस घर पर खाना खाने आता है और उसे भी अंजलि पीतल के बर्तनों में ही खाना परोसती है। और उसके जाने के बाद उसका पति गुस्से से उससे कहता है, अरे ये तुमने क्या किया? बॉस को पीतल के बर्तन में खाना दे दिया। अब पता नहीं गुस्से में वो मुझे कुछ कहना दे, नौकरी से ना निकाल दे। हाँ बहू, तेरी ये गलत बात है। घर वाले तो ठीक हैं, लेकिन बाहर वालों को नहीं देना चाहिए ऐसे पीतल के बर्तन में कुछ भी। कहीं वो नाराज हो गए तो। इतने में ही रजत के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो पीतल के बर्तनों में खाना खाकर बहुत खुश होता है। साथ ही अंजलि की बहुत तारीफ भी करता है, जिसके बाद रजत अंजलि से माफी मांगता है। ऐसे ही एक दिन अंजलि की सास मीनू की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी अंजलि जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और कहती है, देखिए डॉक्टर जी, अच्छी खासी तो जा रही थी माँ जी, लेकिन अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ी। अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इन्हें बस हल्के फुल्के चक्कर आ गए जिस कारण ये गिर गई होंगी। और इनकी मैंने पहले रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा है इन्हें पेट से जुड़ी बीमारियां हैं। हाँ वो काफी समय से हो रही है मुझे, लेकिन मेरी दवाई चल रही है इस बीमारी की। तभी डॉक्टर की नजर टेबल पर रखे पीतल के बर्तनों पर पड़ती है और वो कहते हैं, ये टेबल पर क्या है? पीतल का बर्तन है क्या? हाँ डॉक्टर जी, ये मेरी बहू इससे पानी पीती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आपके पास तो सभी बीमारी का आसान इलाज है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है तांबे के पीतल के बर्तनों में खाना पीना हमारे शरीर के लिए अद्भुत फायदेमंद होते हैं। पहले के जमाने में लोग ज्यादा लंबे समय तक इसीलिए जी पाते थे क्योंकि वह इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। और आपके पास पीतल के बर्तन है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करती होंगी, तभी आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई है। जी डॉक्टर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आगे से पीतल के बर्तन में ही पानी पीऊंगी और खाना भी खाऊंगी। कुछ दवाई लिखकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मीनू अंजलि से कहती है, बहू मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि सच में पीतल के बर्तन इतने फायदेमंद होते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो आपको पता चल ही गया ना कि कितने फायदेमंद होते हैं पीतल के बर्तन। हाँ बहू, आज से मुझे भी तू पीतल के बर्तन में ही खाना देना और पानी भी। अब मीनू की पीतल के बर्तनों में खाना खाने वाली बहू अंजलि के साथ साथ मीनू और उसका पति भी पीतल के बर्तनों में ही खाना खाया करते। कांता अपनी बेटी प्रतिमा की शादी के लिए काफी चिंता में थी, क्योंकि प्रतिमा जन्म से ही बहरी थी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। एक रोज प्रतिमा की बुआ मधु कांता के घर आती है और वो कांता से कहती है, और भाभी कब कर रही हो प्रतिमा की शादी? देख ही तो रही हूँ दीदी, लड़का ना जाने कैसी किस्मत लिख दी मेरी बच्ची की भगवान ने। ये बातें चल ही रही होती हैं कि कांता की बहू खुशी चाय लेकर वहाँ आती है और अपनी सास की बातें सुनकर बुआ से कहती है, बुआ जी, माँ जी तो लगातार कोशिश कर रही हैं कि प्रतिमा के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। कोई नहीं, टेंशन की बात नहीं है, मैं एक रिश्ता बताती हूँ, बहुत अच्छा घर परिवार है। हाँ हाँ दीदी, बात करो ना, क्या कैसे है? कुछ दिनों बाद मधु के कहने पर प्रतिमा को लड़के वाले देखने आते हैं। प्रतिमा को बस सुनने में दिक्कत होती है, बाकी उसमें कोई कमी नहीं थी, वो बेहद सुंदर थी। तभी प्रतिमा लड़के वालों के लिए चाय लेकर आती है और प्रतिमा को देखकर लड़का राहुल कांता से कहता है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं आंटी जी? हाँ बेटा जरूर। खुशी, प्रतिमा को कमरे तक ले जा। प्रतिमा को तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। लेकिन अब जब प्रतिमा को सुनाई नहीं देता तो वो लड़के के सवालों का जवाब कैसे देती? इसके लिए खिड़की के पास उसकी भाभी खुशी खड़ी होती है और जैसे ही राहुल प्रतिमा से कहता है, आपको मैं पसंद हूँ? हाँ हाँ हाँ। आपको मैं पसंद हूँ? मुझे तो आप पहली नजर में पसंद आ गई थी। वैसे आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? तभी खुशी प्रतिमा को हाथ पर दिखाते हुए लिखने का इशारा करती है तो प्रतिमा राहुल से कहती है, मैंने MA किया है। वेरी गुड, आप खाना तो बना लेती है ना? खुशी उसे फिर से इशारा करते हुए समझाती है तो प्रतिमा बोलती है, हाँ जी, मुझे सब आता है। मुझे बस इतना ही पूछना था, मेरी तरफ से तो हाँ है। राहुल बाहर आकर कांता से कहता है, आंटी जी, मुझे प्रतिमा पसंद है।
मुबारका जी मुबारका, हमें भी आपका लड़का पसंद है। रिश्ता फिक्स हो गया। इस बात से कांता और खुशी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि राहुल को पता तक नहीं चलता कि प्रतिमा को सुनाई नहीं देता है। जिस पर कांता अपनी बहू से कहती है, गजब की एक्टिंग की है, लड़के को तो पता भी नहीं चला, बस अब शादी अच्छे से निपट जाए। हाँ माँ जी, बस मेरी ननद की शादी हो जाए अच्छे से, अब मैं यही चाहती हूँ। आखिरकार काफी समय बीत जाने के बाद वो दिन भी आ जाता है जब प्रतिमा और राहुल की शादी हो रही होती है। मंडप में राहुल और प्रतिमा बैठे होते हैं। तभी पंडित जी प्रतिमा और राहुल से कहते हैं, वर और वधू अपना हाथ आगे करे। ये सुनकर राहुल तो अपना हाथ आगे कर लेता है, लेकिन प्रतिमा अपने हाथों को आगे नहीं करती, क्योंकि उसे सुनाई ही नहीं देता। लेकिन ये देखकर राहुल प्रतिमा के हाथ को अपने हाथों पर रखता है। ये देखकर कांता अपनी बहू खुशी से कहती है, देख बहू, अपनी प्रतिमा को कितना अच्छा लड़का मिला है। हाँ माँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। शादी का कार्यक्रम अभी चल ही रहा होता है और इस बार पंडित राहुल और प्रतिमा को कहता है, वर और वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब की बार भी राहुल ही खड़ा होता है, प्रतिमा खड़ी ही नहीं होती। ये देखकर एक औरत बोल पड़ती है, लगता है लड़की बहरी है, कुछ सुन ही नहीं पा रही है। तभी राहुल प्रतिमा को उठने का इशारा करता है। उसे तो अब भी नहीं पता था कि उसकी बीवी बहरी है। दोनों के 7 फेरों के साथ ही शादी भी संपन्न हो जाती है और अब विदाई की रस्म पूरी होती है और फिर वो ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें सुशीला की पड़ोसन रमा आती है और प्रतिमा का चेहरा देखते हुए उससे कहती है, सुशीला, बहू तो बहुत सुंदर लाई है तू। हाँ वो तो है। बहू, जब तुम इतनी सुंदर हो तो थोड़ा गाकर भी सुना दो अपनी सुरीली आवाज में। प्रतिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर रमा उससे कहना क्या चाहती है। ऐसे में प्रतिमा का कोई जवाब ना मिलने पर रमा सुशीला से कहती है, लगता है बहू शर्मा रही है, अभी मुझे जानती भी नहीं है ना। चल कोई बात नहीं, कभी और सुन लूंगी तेरा गाना। अगले दिन सुबह सुशीला किचन में काम करते हुए अपनी नई नवेली दुल्हन को आवाज लगाती है, बहू जरा राहुल के लिए खाना पैक कर दे, उसे ऑफिस जाने में देरी होगी। काफी समय बीत जाने के बाद सुशीला अपने बेटे राहुल से कहती है, बेटा जा जाकर देख क्या कर रही है प्रतिमा, मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ। ये सुनकर राहुल अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी प्रतिमा से कहता है, प्रतिमा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? माँ कब से तुम्हें आवाजें लगा रही है। प्रतिमा अभी भी बहुत नॉर्मल थी, जिससे राहुल को और गुस्सा आ जाता है और वो प्रतिमा पर चिल्ला कर कहता है, लेकिन प्रतिमा को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राहुल प्रतिमा को हिलाते हुए कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? प्रतिमा उसे इशारे में बताती है कि वो सुन नहीं सकती। ये जानकर राहुल वहीं बैठकर अपने सर पर हाथ रख लेता है और खुद से कहता है, हो गया कल्याण, माँ तो अब मुझे ताने दे देकर खा जाएगी। राहुल बोल ही रहा होता है कि तभी सुशीला वहाँ आ जाती है और राहुल को देखकर कहती है, तू यहाँ आकर बैठा है? तुझे मैंने बहू को बुलाने भेजा था ना, ऑफिस नहीं जाना तुझे? माँ, प्रतिमा को सुनाई नहीं देता है। क्या सुनाई नहीं देता? मैंने इसलिए तो तुझे भेजा था। माँ, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। ये तू क्या बोल रहा है? क्या सुनाई नहीं देता बहू को? आपकी बहू को कुछ सुनाई नहीं देता है, वो बहरी है। ये क्या बोल रहा है तू? माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मतलब मेरी बहू बहरी है? ये सुनकर सुशीला अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती है, तुझे पता था कि तू सुन नहीं सकती, तो पहले बताया क्यों नहीं? माँ, अब आप चुप हो जाओ। आपकी बहू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपके बोलने का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, न जाने कहाँ से ले आई मैं ऐसी बहू। अपनी सास और पति को परेशान देखकर वो इशारे में कुछ कहती है या फिर कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। तभी सुशीला कहती है, न जाने मेरी किस्मत में क्या ही लिखा था जो ऐसी बहू मुझे मिली है। माँ, अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो प्रतिमा आपकी बहू और मेरी पत्नी बन चुकी है। मैं इसे अपनी बहू नहीं स्वीकार करने वाली हूँ। माँ, आप जो भी हो, प्रतिमा मेरी पत्नी है और मुझे अपनी पत्नी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे छोड़ा मायके, मैं इसे नहीं रख सकती। राहुल अपनी पत्नी प्रतिमा की साइड लेता है
कि अब जो भी हो जाए प्रतिमा का वो साथ देगा, और अब चाहे सुशीला उसे अपनाए या ना अपनाए। एक रोज रमा सुशीला के घर आती है और उससे कहती है, सुशीला और बता, तेरी नई बहू के तो बहुत सुख उठा रही है तू। हाँ हाँ बोल, तो तेरे घर भी भेज दो, काम करवा देगी तेरा। तू भी सुख काट लियो मेरी बहू से। तभी रमा प्रतिमा को देखकर कहती है, बहू चाय बनाने जा रही है तो मेरे लिए भी एक कप चाय बना दियो। प्रतिमा को तो सुनाई ही नहीं देता, जिसकी वजह से वो रमा की तरफ नहीं देखती और अपने कमरे में चली जाती है। तभी रमा सुशीला से कहती है, तेरी बहू में तो बहुत अकड़ है, देखा तक नहीं। हाँ हाँ वो तो है, आजकल के बच्चे न जाने सुनते क्यों नहीं। मैंने तो सुना था तेरी बहू को सुनाई ही नहीं देता। ये किसने कह दिया तुझसे? रमा सबकी खबर रखती है। हाँ है तो क्या मैं उसे अपने घर से निकाल दूं? लेकिन तुझे तो पता था ना कि तेरी बहू नहीं सुनती। हाँ पता था कि मेरी बहू को कुछ नहीं सुनाई देता, लेकिन अगर तू अपने किसी बच्चे को जन्म से ही बहरा पाती तो क्या उसका गला दबाकर मार देती? नहीं ना। फिर अगर उसे जन्म से ही प्रॉब्लम है तो इसमें उसकी क्या गलती? इस तरह अपनी बहू को जाने अनजाने में सुशीला भी अपना ही लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।